हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। चलिए चैप्टर 18 के प्रीवियस ईयर के हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस और फटाफट उसको लगाने की करते हैं कोशिश। ओके, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। इओसिनोफिल क्या करती हैं? इओसिनोफिल रिलीज कर रही हैं हिस्टामिनेस, जो कि हिस्टामिन को डिग्रेड कर देगा, तो रिलीजिंग हिस्टामिनेस थर्ड लिख लीजिए इसके आगे। बेसोफिल क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करती हैं, रिलीजेस ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन, इसके आगे 4 लिख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स क्या है? फैगोसिटिक नेचर की, इसके आगे 2 लिख लीजिए। लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए काम करती हैं, इसलिए लिम्फोसाइट्स के आगे आप लिख लीजिए इम्यून रिस्पॉन्स 1। 3, 4, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम में। कॉलम 2, फाइब्रिनोजन का क्या काम है? फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा है, 1 के अपोजिट 3। ग्लोबुलिन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहा है, बी के आगे 2 के आगे 3। और एल्बुमिन 2 ए के आगे आप लिख लीजिए 2 बी, ब्लड क्लॉटिंग में। तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा है, फाइब्रिनोजन के आगे ब्लड क्लॉटिंग 2 ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रहा है, एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस, इसके आगे 1। ये हो जाएगा करेक्ट मैच। ए के आगे 2 के आगे 3 और 3 के आगे 1। ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आरबीसी? आरबीसी के बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक है? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, सही बात है। दे आर सोमेटिक सेल, ये गलत बात है, वो सोमेटिक सेल्स नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये बात भी सही है, इनको मेटाबॉलिज्म की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनिल उसमें नहीं है। ऑल द इंटरनल स्पेसिस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये बात भी सही है। तो सही कौन से हो गए? ए सी डी ऑप्शन, ये सही हो गया, ए सी डी। द सर्कुलर mammalian erythrocyte is synthesized in bone marrow. After synthesis it undergo a process called enucleation. synthesis होने के बाद न्यूक्लियस इसका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, in which the nucleus is removed. The absence of a nucleus allow the red blood cells to contain more hemoglobin and hence all their internal space is available for oxygen transport. तो जब न्यूक्लियस हटा दिया गया, सारी की सारी स्पेस अवेलेबल है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एज डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनिल, इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनिल नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे डू नॉट शो एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड मल्टीप्लिकेशन, ना तो मल्टीप्लाई कर रही हैं बनने के बाद, ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, ए सी डी। द QRS कॉम्प्लेक्स इज स्टैंडर्ड ECG। QRS कॉम्प्लेक्स किसको बता रहा है? रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो QRS हमको किसको दिखला रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स हमको दिखला रहा है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो आप देखेंगे ये हमारा, अगर हम लोग देखें अपना कहें कि एक नॉर्मल ECG में आपको दिखेगी इस तरह से, ECG आपको दिखेगा। तो ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। थोड़ा सा गलत बन गया था, फिर से बना देता हूँ, अब ठीक है। P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, ठीक है जी। तो P वेव किसको दर्शाता है? P वेव दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स किसको दर्शाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और T वेव किसको दर्शाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये है P, ये है QRS कॉम्प्लेक्स और ये है T वेव। इस बार ठीक बना है, पिछली बार गलत बन गया था। तो P वेव दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड T वेव दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वैसे पिछले 2-3 साल में ये काफ़ी आपको ECG आ गया, इस बार ECG आपको आने से रहा, इस बार ECG नहीं आएगा। मैं द कॉलम 1 विद कॉलम 2। P वेव देखिए, नीट 2019-20 में आ गए क्वेश्चन। तो P वेव क्या है भाई? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। T वेव क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिडक्शन इन साइज ऑफ T वेव, अगर T वेव का साइज रिड्यूस हो जाए तो कोरोनरी इस्कीमिया या डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। कोरोनरी इस्कीमिया कर लीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? A के अपोजिट आ जाएगा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया 3। A के अपोजिट 4 नहीं 4 है, A के अपोजिट 4, A के अपोजिट 4, B के ये देखिए, इसने आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ये दे रखा है। तो हम लोग का जवाब क्या है? हम लोग का जवाब ये है ए वाला, ठीक है जी। इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जवाब क्या है? ए वाला।
In ECG, P wave represents depolarization, QRS complex represents depolarization of ventricle, T wave represents repolarization of ventricle, return from excited to normal state, reduction in size of T wave, that is if the T wave represents insufficient supply of oxygen, that is the coronary ischemia. कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो हैं जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई दे रही. इश्कीमिया का मतलब है लो ऑक्सीजन. सो द करेक्ट आंसर इज A4B1C2D3. Okay. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Cardiac output 5 liter है. Blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and the blood volume at the end of ventricular diastole is 50 ml. तो इसका मतलब है एक बार के सिस्टोल में 50 ml ब्लड पंप कर रहा है. स्ट्रोक वॉल्यूम 50 है और ये बता रहा कार्डियक आउटपुट 5 ml है. 5 लीटर तो 5000 ml हो गया कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स. तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दे दिया है 50 ml. नंबर ऑफ बीट्स निकाल लीजिए. नंबर ऑफ बीट्स आपने सेल लिख दिया जी A. तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ बीट्स? 5000 डिवाइडेड बाय 50, 100 बीट्स पर सेकेंड, 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा. भैया कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन. कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट कितना होता है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप. स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन इन वन बीट, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, अगर नंबर ऑफ बीट्स से इसको गुणा कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा. ठीक है जी. तो कार्डियक आउटपुट दे रखी है आपको और स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, तो नंबर ऑफ बीट्स आपका निकल आएगा 100 आएगा. कार्डियक आउटपुट कितना है? 5000 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50 ml. इट मीन्स 100 टाइम्स बीट कर रहा हार्ट पर मिनट. ओके. अब इसमें आपको इस चैप्टर से आपको फोकस किसको करना है? तो पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं आपको कहूँगा हार्ट साउंड्स को फोकस करिए. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से आपको इस बार क्वेश्चन मिलेगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से मिलेगा. और इसके लिए आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के लिए मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए भी देख सकते हैं. इन्हीं से आपको क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से मिलने की उम्मीद है जो पिछले बार के रिकॉर्ड्स को देखते हुए. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. इनको फोकस कर लीजिए. बाकी हम लोग 13 सितंबर को अपनी प्रेडिक्शन देखेंगे कितनी सही कितनी गलत. मिलते हैं ब्रेक के बाद. टिल देन गुड लक. गुड